Hello everyone, welcome to our YouTube channel वासुदेवा एजुकेशन। आज हम वर्क के ऊपर डिस्कस करेंगे। वर्क यानी कि कार्य। कार्य होता क्या है कि कार्य की डेफिनेशन क्या है कि कार्य होता क्या है कि यदि हम किसी वस्तु में ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं कि वह प्रोसेस जिसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट में ऊर्जा आदान प्रदान करते हैं तो वो क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। ये तो हो गई कार्य की एक सिंपल सी डेफिनेशन। यानी कि क्या कहा मैंने कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वस्तु में ऊर्जा का आदान प्रदान किया जाता है। आदान प्रदान किया जाता है वो क्या कहलाता है? वर्क। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी का एक्सचेंज करें तो वो क्या कहलाएगा? वर्क। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है यानी कोई बॉक्स है, मैं उसके ऊपर क्या लगा रही हूँ? फोर्स लगा रही हूँ, यानी कि जो मेरी एनर्जी है मैं उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रही हूँ? दे रही हूँ। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वर्क। यानी कि मैंने क्या किया? कार्य किया। जैसे मैं बोल रही हूँ, ये भी क्या है? एक वर्क है। पर जो फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क की जो डेफिनेशन होती है उसमें क्या होना जरूरी है? डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी है, यानी कि विस्थापन होना जरूरी है। तो इसकी फिजिक्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या जाएगी? वर्क डन, यानी कि किया गया कार्य। अब इसमें तो क्या था कि कार्य क्या हुआ कि हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊर्जा दे रहे हैं, तो वो तो क्या हो गया अपने पास? कार्य। और फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क डन क्या होएगा कि उस यदि ऑब्जेक्ट के ऊपर अपन फोर्स लगा रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, यानी कि वो विस्थापित होनी चाहिए, तभी हमारे पास बल के द्वारा किया गया कार्य आता है। ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग, यानी कि कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट का होना आवश्यक है, तभी क्या होएगा? किया गया कार्य, या फिर कार्य की ओरिजिनल जो डेफिनेशन बोले वो होगी। तो यहाँ पे क्या होएगा कि वर्क डन यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो बल के द्वारा किया गया कार्य होगा यदि वस्तु विस्थापित होती है। यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और तब ही कार्य अपने पास आएगा यदि वो वस्तु विस्थापित होती है। जैसे देखो, ये कोई सरफेस है, यहाँ पे कोई एक बॉक्स रखा हुआ है जिसका मास क्या है? एम है। अब इसके ऊपर मैं क्या लगा रही हूँ? फोर्स एफ लगा रही हूँ। अब ये जो फोर्स मैंने एफ लगाया है तो ये जो मास है या फिर ये बॉक्स है वो क्या हो रहा है? विस्थापित हो रहा है। तो ये मान लो विस्थापित होके यहाँ पर आ गया। ये बॉक्स पे मैंने क्या लगाया? एफ फोर्स लगाया, तो ये जो बॉक्स है ये कहाँ पर आ गया? इस पोजीशन पे आ गया। यानी कि इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? माना मैंने एस मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, तो मैंने फोर्स लगाया तो ये बॉक्स क्या हो रहा है? एस डिस्टेंस विस्थापित हो रहा है। तो यहाँ पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा? W इक्वल टू बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन।
बल को क्या माना है एफ और विस्थापन क्या है यहाँ पे एक्स, तो डब्ल्यू क्या हो गया एफ एस। ठीक है, आया समझ में। यानी कि मैं किसी बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाती हूँ तो वो जो बॉक्स है वो विस्थापित होता है एस डिस्टेंस पे, तो किया गया कार्य कितना होगा W इक्वल टू बल गुणा विस्थापन। बल को मैंने क्या माना है यहाँ पे F और विस्थापन क्या है S, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा FS। अब यहाँ पे देखिए W की जो विमा होती है यानी कि इसकी यूनिट वो क्या होगी SI पद्धति में, SI पद्धति में वर्क की जो यूनिट होती है इकाई होती है वो क्या होगी न्यूटन इनटू मीटर। एफ का तो क्या हो गया न्यूटन और एस का डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं मीटर के अंदर, तो ये क्या हो गया न्यूटन इनटू मीटर। अब इसको और क्या लिख सकते हैं जूल, जिसे किससे डिनोट करते हैं कैपिटल जे से। तो एसआई पद्धति के अंदर इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होगी न्यूटन इनटू मीटर, और इसको क्या बोल सकते हैं जूल। और सीजीएस पद्धति में वर्क की जो यूनिट होती है वो क्या होगी सीजीएस पद्धति में अर्ग। और वैसे देखें तो यहाँ पे न्यूटन को क्या लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सीजीएस पद्धति में जो मास होता है उसको ग्राम में, और जो डिस्टेंस होती है उसको किस में मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, और टाइम को सेकंड में। तो इसकी क्या हो जाएगी सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर सेमी और इनटू इसका सेकंड का स्क्वायर, और इसी को क्या लिख देंगे सीजीएस पद्धति में उसको क्या बोलते हैं अर्ग। और 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ये जो एसआई पद्धति और सीजीएस पद्धति में दोनों को यदि इक्वल करना है तो 1 जूल किसके इक्वल आएगा 10 की पावर 7 अर्ग के। और एक और मात्रक क्या होता है वर्क का कैलोरी। ठीक है, और उसके अंदर ये हो गए इनके 3 मात्रक एसआई में सीजीएस में और किस में मेजर करते हैं कैलोरी में। ठीक है, और इसकी विमा क्या हो जाएगी विमा डब्ल्यू की कार्य की, बल की कितनी हो जाएगी यहाँ क्या लिख देंगे फोर्स की विमा और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन की विमा। फोर्स की क्या होती है एम एल टी माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट की मीटर में मेजर करते हैं तो विमा क्या हो जाएगी एल की पावर 1, और इसकी कार्य की टोटल विमा कितनी हो जाएगी m1 L2 T माइनस 2। ये हो गई इसकी कार्य की विमा। ये तो हो गई कार्य की बेसिक इंफॉर्मेशन कि इसका एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है सीजीएस में क्या होता है, और कैलोरी में इसको कार्य को कैलोरी में भी मेजर कर सकते हैं। और इसकी विमा क्या हो जाएगी m1 L2 T माइनस 2। अब ये जो 1 जूल है 1 जूल, अभी अपन ने क्या लिखा ये जूल को न्यूटन इनटू मीटर, जूल किसके इक्वल होता है न्यूटन इनटू मीटर के। अब 1 जूल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी 1 जूल 1 न्यूटन फोर्स और 1 मीटर का उसमें डिस्प्लेसमेंट। तो 1 जूल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट होती है यानी कि विस्थापित होती है, तो वहां पर किया गया कार्य किसके इक्वल आएगा 1 जूल के इक्वल। यानी कि कोई ये ऑब्जेक्ट है मैंने इसके ऊपर लगाया 1 न्यूटन का बल, और ये ऑब्जेक्ट कितनी 1 मीटर तक विस्थापित होती है, तो यहाँ पे किया गया कार्य कितना हो जाएगा 1 जूल। ठीक है, और 1 जूल इतना बड़ा कार्य नहीं होता, ये एक छोटा सा ही कार्य माना जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गई कार्य की डेफिनेशन, यानी कि अपन ने किसी वस्तु पर फोर्स लगाया और उस फोर्स लगाने के कारण वो ऑब्जेक्ट क्या हुई विस्थापित हुई, तो वहां पर क्या देखा जाएगा कार्य। यदि वहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो किया गया कार्य भी क्या रहेगा 0 रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि
क्या अब अपन जिधर फोर्स लगाते हैं, यानी कि जिधर अपन फोर्स लगाते हैं उधर ही डिस्प्लेसमेंट होता है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे देखो, पहला यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे, यदि नियत बल द्वारा किया गया कार्य हो, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या जिधर अपन फोर्स लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट भी उधर रहता है या नहीं रहता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिधर फोर्स लगाए उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि दो कंडीशन ले लेते हैं यहाँ पे, कि एक जब बल का मान नियत रहे, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पे अपन कांस्टेंट फोर्स लगाएं, यानी कि उस फोर्स की वैल्यू क्या रहे, फिक्स रहे, उस वैल्यू का फोर्स लगाते हैं, तब अपने पास क्या रिलेशन आता है। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इसके ऊपर क्या लगाया, F बल लगाया, जो क्या है कांस्टेंट, इसको कर दिया अपन ने फिक्स। अब इस वस्तु के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो गया S, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W इक्वल टू F इंटू S। ठीक है, और ये अपन ने किस में देखा है, डेफिनेशन में। ये तो किसकी बात हो गई, कांस्टेंट फोर्स की। अब आता है इसी के अंदर, यदि जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या रहे, किसी एक एंगल के ऊपर अपन फोर्स लगाएं। यहाँ तो क्या हो गया, जिधर अपन फोर्स लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, उसी डायरेक्शन में है। अब यदि फोर्स की वैल्यू, फोर्स है, अपन किधर लगाएं, किसी एक एंगल पर लगाएं। जैसे कि यदि बल F क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर लगाएं, तब क्या आएगा, वर्क डन। अब इसका मतलब देखो, बल किसके साथ, क्षैतिज के साथ, यानी कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है m, और ये क्या है, क्षैतिज। अब इस पे फोर्स लगा रहे हैं अपन इस डायरेक्शन में, इधर, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको किस इस तरीके से खींच रहे हैं, यानी कि जैसे एक ट्रॉली बैग होता है इस तरीके से। अब उसको अपन क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे खींच के लेके जाते हैं, और वो क्या चलता है, ऐसे आगे चलता है, सड़क के ऊपर खींचते हैं। तो यहाँ ऐसे यही कंडीशन होती है, यानी कि फोर्स को अपन ने क्या कर रहे हैं, एक किसी एंगल के ऊपर लगा रहे हैं। तो ये क्षैतिज के साथ ऐसे, ये खुद तो लगा रहे हैं फोर्स इधर, और चल किधर रहा है, इधर। तो ये किस पे लगा रहे हैं, किसी एक एंगल थीटा पे। तो इस एम को क्या मान लो, एक ट्रॉली बैग लगा लो जो किस पे चल रहा है, एक सड़क पर चल रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल रहेगा, तो इसको क्या मान रहे हैं, थीटा, यानी कि जो फोर्स है किसी एंगल थीटा के ऊपर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये बॉक्स कहाँ आ गया, यहाँ पे ये ट्रॉली बैग क्या कर रहा है, चल रहा है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो किधर हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, यानी कि सीधा सीधा चल रहा है, और फोर्स किधर लग रहा है, किसी एंगल थीटा पे। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू तो है कांस्टेंट, ये अपन मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विस्थापन हो गया S, और बल कितना लग रहा है, किसी एंगल थीटा पे। अब अपन जानते हैं कि जब किसी एंगल पे जो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसको किस में, उसके घटकों के कंपोनेंट होते हैं या घटक होते हैं, उनके अंदर उनको तोड़ना होता है। तो ये बल क्या है, F, और किस इस तरीके से थीटा एंगल बना रहा है। तो जिधर थीटा एंगल के साथ वो वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो थीटा एंगल के साथ रहती है, तो उधर क्या आता है, उसका कोस घटक आता है, यानी कि कोस थीटा आता है, और उसके परपेंडिकुलर क्या आता है, साइन थीटा आता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आएगी थीटा। तो ये क्या लग रहा है, F। तो इसका F का थीटा के साथ एंगल कितना हो जाएगा, F कोस थीटा। इसका ये F का कंपोनेंट किधर आ जाएगा, F कोस थीटा,
और इसके परपेंडिकुलर एफ का साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी इस बल को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इधर क्या जाएगा, एफ कोस थीटा और इसके परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये एफ कोस थीटा है और ये एफ साइन थीटा है, यानी कि इधर की साइड में क्या लग रहा है, बल लग रहा है, यानी कि एफ कोस थीटा। अब अपन यहाँ पे क्या मान लेंगे, बल को एफ कोस थीटा और इसके परपेंडिकुलर क्या है, एफ साइन थीटा। अब उस ट्रॉली बैग को चलाने के लिए कौन सा घटक काम में आएगा, एफ कोस थीटा। अब देखो ये वाला, ये जो क्षैतिज घटक है, ये क्या करेगा, उस बैग को आगे लेके जाएगा। और ये जो एफ साइन थीटा है, ये जैसे ये बैग है उसके ऊपर लग रहा है, यानी कि वो उस बैग को क्या करेगा, ऊपर उठा रहा है, यानी कि उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, वो क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। और क्षैतिज में गति कौन सा घटक लेके जाएगा, एफ कोस थीटा। तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा, W। कौन सा घटक लेके जा रहा है, एफ कोस थीटा। तो लगाया गया फोर्स कितना है, एफ कोस थीटा, क्योंकि ये जो घटक है यही क्या करेगा, उसको उस क्षैतिज दिशा में गति प्रोवाइड करेगा। और ये जो एफ साइन थीटा है वो तो उसके ऊपर लग रहा है, यानी कि उस बैग को ये क्या करेगा, ऊपर उठाएगा। तो यहाँ पे एफ साइन थीटा उसमें किया गया कार्य तो 0 रहेगा। वो कैसे रहेगा आगे बताती हूँ। और यहाँ पे ये जो क्षैतिज घटक है एफ कोस थीटा, ये क्या लेके जाएगा, उस बैग को आगे लेके जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, एफ कोस थीटा। ये तो हो गया फोर्स की वैल्यू। और इनटू क्या होता है, विस्थापन, यानी कि ये जो बैग है, ये मास है या फिर बॉक्स है, ये क्या पे आ रहा है, इधर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एस। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ एस। तो W इक्वल कितना हो जाएगा, एफ एस कोस थीटा। ठीक है, अब ये अपन जानते हैं, वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब यहाँ पे दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणनफल करते हैं, ये डॉट यहाँ पे जो ऑपरेटर काम में ले रहे हैं वो किसके लिए आता है, स्केलर क्वांटिटी के प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ए डॉट बी। तो इसको जब ओपन करते हैं तो ये कितना होता है, ए बी कोस थीटा, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल। तो ये यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे एफ है, ए, एस की जगह बी और कोस थीटा। तो इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों एफ और एस क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा। और ये भी पता होना चाहिए कि इनका जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आने वाली जो राशि है वो क्या आती है, अदिश आती है, यानी कि स्केलर आती है। और डब्ल्यू अपन को पता है क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे इस फॉर्मूले से, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट एस वेक्टर। और ये जो W है, कार्य है, वो कौन सी राशि होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि अदिश राशि होती है। आया समझ में। इसको इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ए बी कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा, और इन दोनों को क्या लिख देंगे, एफ डॉट एस। ठीक है, अब ये तो क्या था, यहाँ पे जब कार्य क्या रहे, कांस्टेंट रहे, एक कांस्टेंट बल लगाएं। अब इसमें देखते हैं कि कार्य जब कांस्टेंट रहे, ठीक है, तो इसके अंदर कार्य की प्रकृति क्या क्या रहेंगी, वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा या फिर 0 रहेगा। तो ये क्या करेंगे अपन, देखते हैं यहाँ पे। पहला है, यदि कार्य की प्रकृति, कार्य क्या रहेगा, एक तो W क्या रहे, पॉजिटिव, सेकंड W क्या रहे, नेगेटिव, और थर्ड क्या रहेगा, W की वैल्यू क्या रहे, 0। अब कार्य पॉजिटिव कब आ सकता है, अपने पास W है एफ एस कोस थीटा, यदि कोस थीटा खुद क्या रहे, पॉजिटिव, यानी कि दोनों के बीच का एंगल क्या रहे, पॉजिटिव रहे। ऐसे जैसे एफ लग रहा है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इधर, और एफ लग रहा है इस साइड में, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो इस थीटा की वैल्यू क्या रहे, पॉजिटिव रहे, यानी कि 90 से कम रहे, 90 डिग्री से ये थीटा की वैल्यू कम रहे। तो यहाँ पर किया गया कार्य क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, W इक्वल टू पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि कोस
90 से नीचे क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे W भी क्या रह जाएगा, पॉजिटिव आएगा, किया गया कार्य। अब इसके एग्जाम्पल, जैसे कोई दरवाजा है, ठीक है, और उस दरवाजे को मैं क्या कर रही हूँ, बंद कर रही हूँ, तो मैं बल किधर लगा रही हूँ, इस साइड में, तो ये मेरा हो गया F, और वो बंद भी उसी साइड में हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, उसी डायरेक्शन में है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल क्या है, वहां पे 0 डिग्री है, यानी कि 90 से कम है, तो कोस 0 यानी कि इक्वल टू 1, तो किया गया कार्य यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, यानी कि दरवाजे को खोलना या बंद करना, दरवाजे को बंद करना, उसमें क्या देखा जाता है, किया गया कार्य क्या रहता है, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, थीटा 90 डिग्री से नीचे रहेगा, तो किया गया कार्य क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब सेकंड है, W नेगेटिव कब रहेगा, यदि थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 90 डिग्री से ज्यादा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में और फोर्स क्या है अपने पास इस तरफ, तो यहाँ पे दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना रहेगा, थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है, और कोस जब 90 डिग्री से ज्यादा रहता है तो क्या आता है, नेगेटिव, तो W यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का F S, यानी कि क्या बोल सकते हैं अपन, नेगेटिव। अब इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे, जैसे कि रस्साकसी जो गेम होता है, रस्साकसी जानते होगे, खेलते अपन, तो उसमें क्या रहता है कि जैसे इधर की साइड में मैं बल लगा रही हूँ, ठीक है, और मैं क्या कर रही हूँ, हार रही हूँ, यानी कि मेरा बल तो लग रहा है मेरा इस साइड में, इधर की डायरेक्शन में, और मैं हार रही हूँ, तो क्या करूंगी, उस जो आगे वाली लाइन रहती है उससे आगे जाऊंगी, यानी कि मैं हार जाऊंगी, तो मैं फोर्स तो मेरा फोर्स तो किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही हूँ मैं, इस डायरेक्शन में, यानी कि दोनों के बीच की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो उसमें किया गया कार्य क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, और सेकंड, जब मैं, एक गेम होता है जैसे पंजा लड़ाते हैं, तो उसमें क्या रहेगा, जैसे कि ये मेरा हाथ है और ये किसी अपोजिट में जो बैठा है उसका हाथ है, तो इधर इधर की साइड जब मैं हारूंगी, मैं जब जीतती हूँ, तो मेरा बल तो किधर रहेगा, जैसे ये मेरा हाथ और ये किसका है, अपोजिट का, तो मैं इधर की साइड में बल लगा रही हूँ, तो जब मैं जीतूंगी तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी किधर रहेगा, इधर की साइड रहेगा, यानी कि फोर्स भी मेरा किधर है, इधर, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो अपोजिट में है उसका हाथ इधर जाएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, उसी फोर्स की डायरेक्शन में हो रहा है, तो वहां पे वर्क तो क्या रहेगा, पॉजिटिव। यदि मैं क्या कर रही हूँ, हार रही हूँ, यानी कि मैं खुद का बल तो क्या लगाऊंगी, इधर की साइड ही लगाऊंगी, और मैं हारूंगी, तो ये वाला जो बंदा है वो तो मेरे इधर फोर्स लगा रहा है, यानी कि इसका ज्यादा है, तभी तो मैं हारूंगी, तो मेरा बल तो रहेगा इधर इस डायरेक्शन में, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो किधर आएगा, इधर, तो दोनों के बीच में एंगल क्या रहेगा, 90 से ज्यादा रहेगा, तो वहां पे किया गया कार्य क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। आई बात समझ में। अब ये मत कहना मैम आप खुद तो इतने दुबले पतले से हो, क्या पंजा लड़ाओगे, ऐसे ही कुछ एक और एग्जाम्पल देख लो, जैसे एक बॉल है, अब उस बॉल को क्या कर रही हूँ मैं, ऊपर लेके जा रही हूँ, तो उसके ऊपर ले जा रही हूँ, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटी फोर्स है, वो तो क्या रहेगा, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ऊपर लेके जा रही हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, ऊपर की साइड में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 80 डिग्री है, सॉरी 180 डिग्री है, तो वहां पे किया गया कार्य क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो किया गया कार्य वहां पे क्या रहेगा, नेगेटिव। तो ये हो गया इसका दूसरा एग्जाम्पल। अब यहाँ पे W इक्वल टू 0 कब रहेगा, जब कोस थीटा इक्वल टू क्या रहे, 90 डिग्री। ये तो हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट S, और बल क्या रहे मेरा, ऊपर की साइड, यानी कि दोनों के बीच में 90 एंगल हो, तो कोस 90 इक्वल टू कितना रहता है, 0, तो किया गया कार्य W कितना रहेगा, 0। अब इसके एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि सर्कुलर मोशन होती है, उसमें किया गया कार्य क्या रहता है, हमेशा 0 रहता है। कैसे, जैसे कि सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, सर्कुलर में गति कर रहा है, वृत्ताकार गति कर रहा है, तो अब इसके जो केंद्र है उसकी साइड में तो कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल, इस साइड में
फोर्स F इक्वल टू, ये क्या रहेगा, अभिकेंद्रीय बल सेंटर की तरफ, और यहाँ पे जो वेलोसिटी रहती है उस पार्टिकल की वो क्या रहती है, v। अब जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी क्या रहेगा, इसी डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे वृत्ताकार गति में W इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस कोस 90, तो W इक्वल टू क्या रहेगा, 0। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि वृत्ताकार गति में किया गया कार्य हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। तो ये क्या हो गया उसका एग्जाम्पल। जैसे और सेकंड एग्जाम्पल होता है, कूली के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य भी क्या रहता है, 0। जैसे रहने दो उसको, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिख लेना कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कूली के द्वारा किया गया कार्य 0। जैसे कूली है, सर के ऊपर सामान लेके जाता है, तो उसके ऊपर बल कितना लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या लगेगा, नीचे की तरफ, और वो क्या रख रखा है, सर के ऊपर, और उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे रहेगा, जैसे ये कूली है और इसके ऊपर ये सामान रखा है, तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गुरुत्वाकर्षण बल तो क्या लगेगा, नीचे की साइड, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, ऐसे लेके उसको आगे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, इस डायरेक्शन में एस। अब इन दोनों को देखो इस तरीके से हो रहा है ना 90 डिग्री, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट किया गया कार्य, कूली के द्वारा किया गया कार्य वो क्या रहता है, 0। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, तो यहाँ भी क्या रहेगा, 0। तो कार्य अपन ने देखा कि कार्य की प्रकृति कैसी होती है, कार्य पॉजिटिव भी होता है, कार्य नेगेटिव भी रहता है, और कार्य की वैल्यू 0 भी रहती है। तो ये इसमें ये तो हो गया किसका, जब फोर्स है अपन क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। अब सेकंड है जब कार्य की वैल्यू जब बल क्या लगाते हैं, परिवर्ती यानी कि वेरिएबल फोर्स लगाते हैं, तो वहां पे वर्क डन कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे हेडिंग हो जाएगी परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब वर्क क्या, यहाँ पे बल क्या रहेगा, वेरिएबल, वहां पे तो क्या था, फिक्स था, तो W इक्वल टू किस तरीके से निकाल लेते हैं, एफ एस कोस थीटा। अब यहाँ पे देखो ये x डायरेक्शन में है, ये x हो गया, ये क्या हो गया, y। अब x डायरेक्शन में क्या ले लिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, और यहाँ पे y में क्या ले लिया, फोर्स, बल। अब यहाँ पे देखो कि A पॉइंट से मुझे B पॉइंट पे जाना है, A से B पे जाना है, तो यहाँ पे जो बल है, और ये किस पॉइंट पे S माना है ना, तो S1 S2 या X1 X2 कुछ भी मान लो यहाँ पे, क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट है वहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, S1, और फाइनल पॉइंट पे यानी कि अंतिम बिंदु पर कितना है, S2, ये अपन ने माना है। तो ये क्या इसमें देखो कि इस पॉइंट पे बल की वैल्यू इधर देखना है बाई की तरफ, तो यहाँ पे बल की वैल्यू क्या है, ये इस पॉइंट पे तो अलग है, और यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, और इधर अलग है। तो यहाँ पे बल क्या है, कांस्टेंट ना हो करके क्या है, वेरिएबल फोर्स है। तो वहां पे बल किस तरीके से, जो कार्य है वो किस तरीके से निकाला जाएगा, W। अब इसमें इस जो वेरिएबल फोर्स होता है उसके अंदर कार्य किस तरीके से निकालेंगे। अब ये जो जो पाथ दे रखा है A से B, इस पूरे जो एरिया है उसको dx जो छोटे छोटे पार्ट में इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, dx इस तरीके से अपन जो इसका एरिया निकालने के लिए इस पूरे एरिया को किसमें, dx कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। ये दिख नहीं रहा ना, ये इतना सा, ये क्या है, dx, और ये dx इतना छोटा होता है, बहुत छोटा एक इस बॉल। तो यहाँ पे तो इस पूरे एरिया में तो क्या है, जो बल है वो वेरिएबल है यानी कि परिवर्ती है। तो यहाँ पे अब इसको पूरे को dx बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, तो उस dx में तो क्या रहेगा, कुछ ना कुछ फोर्स तो आएगा, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये क्या कर रहे हैं अपन, मान रहे हैं।
यानी कि जो इस dx विस्थापन में किया गया वो सॉरी dx विस्थापन में जो बल है वो उसकी वैल्यू क्या रहेगी F। तो यहाँ पे और इस dx विस्थापन में किया गया कार्य भी क्या मानेंगे अपन, कार्य भी छोटा रहेगा क्योंकि विस्थापन छोटा है। तो उस छोटे विस्थापन में कुछ ना कुछ बल की वैल्यू आएगी और वो क्या आएगी, एक कांस्टेंट F, जिसे अपन क्या मान लेंगे F। और इस dx विस्थापन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा dw। तो dw F अपन ने क्या माना कि जो कार्य इस छोटी सी रेंज के अंदर बल है वो क्या रहेगा कांस्टेंट। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत छोटा आएगा, ये यहाँ पे दिख रहा है ना, इतना बड़ा मैंने बना रखा है पर ये छोटा आएगा जिससे बल की वैल्यू क्या रहेगी, एक कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी उस पॉइंट पर वैल्यू। तो dw क्या हो जाएगा, dx विस्थापन में किया गया कार्य, dx विस्थापन में किया गया कार्य। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में स्मॉल वर्क डन किया जाएगा जिसे क्या कहेंगे dw। और f उस पॉइंट पे क्या रहेगा कांस्टेंट, तो उसे क्या कर दिए f। और विस्थापन कितना है dx। ये तो हो गया इस छोटे से पॉइंट पे यहाँ पे, यानी कि जो स्प्लिट किया है ना इस पूरे एरिया को, वहां पे क्या हो गया एक छोटा सा वर्ग। अब अपन को क्या चाहिए, a से b तक किया गया कार्य। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ क्या कर देंगे समाकलन। तो यहाँ पे dw और इधर f dx, कहां से कहां तक x माना dx, कोई बात नहीं, s1 s2 या फिर इसको मान लो x1 x2। x2 x1, तो dw कितना हो जाएगा x1 से x2 तक इसकी लिमिट हो जाएगी और f dx। तो ये क्या हो जाएगा dw का, यानी कि कंटिन्यूअस इसका समाकलन होएगा तो dw को कितना हो जाएगा w, और ये हो जाएगा से x2 f dx। तो जब फोर्स की वैल्यू क्या रहे वेरिएबल रहती है तो वहां पे वर्क डन किस तरीके से निकालते हैं, w इक्वल टू x1 से x2 तक लिमिट f dx, ठीक है। और जब फोर्स कांस्टेंट रहता है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है एफ एस कोस थीटा। और थीटा क्या रहता है यहाँ पे, बल और विस्थापन के बीच का एंगल। और परिवर्ती बल लग रहा हो तब उसमें क्या करते हैं समाकलन करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है w इक्वल टू x1 से x2 f dx।